इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो, आगे आपको पूरा स्क्रीन क्लियर ही रहेगी। फॉलोइंग आर द मिल्क बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट। मिल्क बॉर्न का मतलब है कि ऐसी बीमारी जो मिल्क के थ्रू आपको ट्रांसमिट हो सकती है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है आपको डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रूसेलोसिस और एंथ्राक्स। तो मिल्क बॉर्न डिसीज़ का मतलब है कि ये काऊ के मिल्क के थ्रू भी हो सकती है, बफेलो के थ्रू भी हो सकती है और आपको गोट के थ्रू भी हो सकती है। तो यहाँ पर टीबी का तो आपको 100% श्योर है आपकी होती है, एंथ्रेक्स में भी श्योर है। अब बचता है आपका डिप्थीरिया और ब्रूसेलोसिस। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी है जो दूध के थ्रू नहीं होगी, मतलब मिल्क बॉर्न नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रूसेलोसिस है ये भी गाय का यदि मिल्क क्या है इन्फेक्टेड काऊ का मिल्क है तो ये भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर डिप्थीरिया है जो डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से होगा और इसका जो इन्फेक्शन फैलेगा ड्रॉपलेट होता है, कैसा होगा ड्रॉपलेट होगा, लेकिन ये मिल्क के थ्रू नहीं होगा। तो यहाँ पर टीबी, एंथ्राक्स, ब्रूसेलोसिस ये तीनों मिल्क बॉर्न होंगी, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा डिप्थीरिया। क्लियर है। नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ विटामिन ए टू डालडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये देखिए डालडा में पहले आपने वनस्पति घी जिसको कहा जाता था, गांव में आपने बहुत सुना होगा, इवन बचपन में खाया भी होगा सभी ने। तो जो विटामिन ए यदि डालडा में ऐड कर दिया जाता है तो ये क्या होगा, फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडिटिव्स, फूड फोर्टिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो विटामिन ए तो अच्छी चीज़ है, बट डालडा है जो हमारी सेहत के लिए उतना अच्छा तो नहीं है। बट यहाँ पर फूड एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट की जा रही, मतलब कि ख़राब चीज़ ऐड करी जा रही है, तो ये नहीं होगा। फूड एडिटिव्स का मतलब है कि जो आइटम ऐड किया जा रहा है, तो विटामिन ए यहाँ पर क्या होगा, आइटम होगा। लेकिन यहाँ पर एडिशन किस में हो रहा है, डालडा में हो रहा है। यदि यहाँ पर डालडा में पानी मिलाया जाता या फिर कुछ ऐसी नॉन ईटेबल थिंग्स मिलाते तो हम फूड एडल्ट्रेशन कहते उस प्रोसेस को, और जो आइटम मिलाते थे वो एडिटिव्स होता। लेकिन यहाँ पर विटामिन ए अच्छी चीज़ है और ऐड की जा रही जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी, तो क्या कहलाएगी, फूड फोर्टिफिकेशन। ऐसी मिलावट किसी भी खाने की चीज़ में जो हमारी स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी हो वो क्या कहलाती है, फूड फोर्टिफिकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको जूम आउट करना होगा ताकि स्क्रीन आपको विजुअल हो। वैक्सीनेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल इज। तो यहाँ पर जनता का किसी एक हिस्से को हम कह सकते हैं कि जो क्या अनप्रोटेक्टेड है उनको हमने क्या किया, वैक्सीनेट किया, तो वो कौन सी इम्यूनिटी देंगे, पैसिव, ह्यूमोरल, हर्ड या सेल्यूलर, कौन सी इम्यूनिटी हम देने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये होगी हर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होगी, हर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर क्या है, वैक्सीनेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल। आपने धारावी नाम सुना होगा, जब कोविड फैला था उस दौरान है जो वैक्सीनेशन किया गया था, वहाँ पर एक वे भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज वे में, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियाँ थी, चौल थे, तो वहाँ पे कोविड बहुत फास्ट फैला था। तो उस दौरान जो वहाँ पर कंटिन्यूस वैक्सीनेशन किया गया था वो क्या था, हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, एन एपिडेमिक occurring over a very wide area and usually affecting a large number of people is called। तो यहाँ पर ये देखिए एपिडेमिक नाम दिया गया है, क्या है, एपिडेमिक है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा जनता को अफेक्ट करेगा, वो क्या है, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, एंडेमिक और एक्सोटिक। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। एंडेमिक होता है यदि किसी गांव वगैरह में या किसी पर्टिकुलर एक टाउन में डायरिया हो जाए, उल्टी दस्त हो जाए या कोई भी एक बीमारी हो जाए। एपिडेमिक होता है यदि किसी पूरी सिटी इन्वॉल्व हो जाए, जस्ट लाइक पौंडुचेरी में 1 साल पहले कोलेरा फैल गया था, हैजा फैल गया था, उस तरीके से। लेकिन जब कोई एपिडेमिक बड़े वे में फैलती है तो वो क्या कहलाती है, पेंडेमिक। और महामारी को हमारी जनरेशन से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1000 लाइव बर्थ पर मिड ईयर पॉपुलेशन आप काउंट करते हैं तो क्या है, GFR, ग्रोथ रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट या फिर बर्थ रेट, क्या कहलाएगा, ये कहलाता है बर्थ रेट।
क्या होगा, ये कहलाएगा बर्थ रेट। नेक्स्ट इज परनीसियस एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B3, B6, B12 या B1, ये भी सबको पता है बहुत अच्छे से। साइनोकोबालामिन मतलब यहाँ पर क्या होगा, विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट इज द नेशनल टारगेट इज टू प्रोवाइड 1 ट्रेंड डाइपर। तो जो हमारा एक टारगेट है कि एक ट्रेंड दाई कितनी जनता पर होगी, 1000, 2000, 3000 या 5000, तो कितने के लिए होती है 1000 जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज प्रमोटेड अ गोभी कैंपेन। गोभी कैंपेन कौन सी हेल्थ एजेंसी प्रमोट करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिसेफ। तो यहाँ पर जो गोभी कैंपेन है, क्या है, गोभी कैंपेन है, कौन सी एजेंसी प्रमोट करती है इसको, ये करती है यूनिसेफ। कौन प्रमोट करती है, यूनिसेफ। गोभी का मतलब है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। तो जितनी भी इस तरीके के जो कैंपेन है स्पेशली फॉर बच्चों के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो आप इन सबको बेझिझक होकर यूनिसेफ कह सकते हैं। क्या है, गोभी कैंपेन। और इसमें 3F और यदि आपसे पूछ लें एग्जाम में, यहाँ पर ओनली गोभी कैंपेन का फुल फॉर्म पूछें तो क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है कि गोभी कैंपेन में इंक्लूड है नहीं है। इसमें आपको 3F और इंक्लूड हो गए हैं। तो इन 3F का मतलब होता है आपका फीमेल एजुकेशन, फूड सप्लीमेंटेशन एंड फैमिली प्लानिंग। 3F आपको याद रखना है, फीमेल एजुकेशन, फूड सप्लीमेंटेशन एंड फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज निश्चय इज अ न्यूली लॉन्च सेंट्रल गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रैकिंग। तो निश्चय है एक में C आता है, एक में K आता है, ये चीज़ ध्यान रखें, निश्चय और निश्चय। यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं बट स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिए। तो ये किसके लिए है, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर फाइलेरिया। यदि निश्चय कहा जाता, निश्चय कहते तो हम किसको कहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए। क्या निश्चय मतलब क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट वन, एडीज एगेप्टी ट्रांसमिट। तो एडीज एगेप्टीज से क्या ट्रांसमिट होता है, मलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, हेमरेजिक फीवर या फिर क्यू फीवर। क्या ट्रांसमिट होता है, एडीज एगेप्टी से, एडीज एगेप्टी से डेंगू भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है। क्या है, एडीज एगेप्टी से चिकनगुनिया भी होगा, डेंगू भी होगा। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ये भी हमने कई बार पढ़ा है कि जो मेन प्रिंसिपल हैं, कंपोनेंट हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। कंपोनेंट एलिमेंट्स की बात करें तो 8 होते हैं, मेन प्रिंसिपल 4 हैं। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे गरीब हो अमीर हो सबको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दी जानी, हेल्थ केयर दी जानी है। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन भी होता है, मतलब कि जो 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन दोनों को एक साथ मिलजुल के काम करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है, जब तक कम्युनिटी है जो पार्ट नहीं लेगी, क्या है, कम्युनिटी पार्ट नहीं लेगी तब तक कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा और एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन RMNCH प्लस ए स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ प्लस ए, ये हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पर RMNCH प्लस ए प्रोग्राम में क्या है, एंथ्रोपोमेट्री है, एडोलेसेंट हेल्थ है, एंटीनेटल केयर है, आयुष्मान भारत। सबको पता है RMNCH प्लस ए प्रोग्राम ऐड किया गया है, मतलब यहाँ पर क्या है, एडोलेसेंट हेल्थ, किशोरावस्था के ऊपर है जो हेल्थ। नेक्स्ट इज सिंगल मैसिव डोज ऑफ विटामिन ए फॉर प्रिवेंटिंग द डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी 6 मंथेज। यदि बच्चे की उम्र 1 से 6 साल है, 1 से 6 साल है, हर 6 महीने में बच्चे को विटामिन ए का डोज दिया जा रहा है। आफ्टर 9 महीने की उम्र जब बच्चा कंप्लीट कर ले
मीजल्स वैक्सीन के साथ है जो ओरली विटामिन ए दिया जाता है। तो 1 से 6 साल के बच्चे की उम्र में यदि हर 6 महीने में विटामिन ए दिया जा रहा है तो कितना डोज दिया जाएगा? 1.5 लाख आयु, 3 लाख, 2 लाख या फिर 2.5 लाख? कितना देंगे हम? तब देते हैं हम कितना? 2 लाख। बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तब 1 लाख होगा। यदि 1 से 6 साल है, डेफिशिएंट चिल्ड्रन है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना है हमें, तो कितना देना है हमें हर 6 महीने में? 2 लाख यूनिट। नेक्स्ट वन, इन पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम BBM वैक्सीन वायल मॉनिटर टू मेंटेन द कोल्ड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन टू डिस्कार्ड द वैक्सीन। तो BBM में कौन सा इंडिकेटर आपको बताता है कि जो OPV वैक्सीन के लिए हमने BBM इस्तेमाल किया तो यहाँ पर वैक्सीन आपकी डिस्कार्ड करने लायक हो गई? ऑप्शन में है यहाँ पर आपको इनर स्क्वायर इज लाइटर देन द आउटर सर्किल, आउटर सर्किल इज डार्कर देन द इनर स्क्वायर, या फिर आउटर सर्किल इज येलो। तो यहाँ पर येलो कुछ नहीं होता है, येलो कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर में। तो आपका गया एक, ठीक है, ये आपका गया। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है? इनर स्क्वायर इज लाइटर देन द आउटर सर्किल। ये आपका फर्स्ट स्टेज बताई है यहाँ पर, कौन सी है? ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। इसमें मतलब आपकी वैक्सीन, ये जो पूरा बाहर का एरिया है आपका, पूरा आपका इस तरीके से कैसा होगा? पर्पल टाइप होगा। क्लियर है? ये पूरा आपका इस तरीके से कलर्ड होगा, इस तरीके से होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में कहा है आउटर सर्किल इज डार्कर देन द इनर स्क्वायर। आउटर सर्किल क्या है? आउटर सर्किल डार्कर है इनर से, तो ये भी सही है। येलो कुछ होता नहीं है, येलो कुछ आपका होता नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? इनर स्क्वायर डार्कर देन द आउटर सर्किल, मतलब जो इनर स्क्वायर है, ये जो अंदर वाला स्क्वायर है, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है कंपेयर टू आउट के। मतलब इस दौरान वैक्सीन हमें क्या करनी है? फेंक देनी है। क्या कर देनी है? फेंक देनी है। फिर इनर और आउटर, इनर सर्किल आउटर स्क्वायर इक्वल हो जाएं तब भी वैक्सीन फेंक देनी है, हमें यूज़ नहीं करना है। इन 2 केस में बस वैक्सीन यूज़ करना है। यदि दोनों स्क्वायर और सर्किल इक्वल कलर के हो जाएं तब भी डिस्कार्ड कर देनी है वैक्सीन हमें, और यदि इनर वाला है जो ज़्यादा डार्क हो जाए कंपेयर टू आउटर के तब भी हमें डिस्कार्ड कर देनी है। तो यहाँ पर वही है, इनर स्क्वायर डार्कर देन द आउटर सर्किल। तो इस दौरान हमें वैक्सीन को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। क्लियर? नेक्स्ट वन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो कम्युनिकेशन चैनल में सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं किसी एक को छोड़कर। रिसीवर होता है, मास मीडिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर फोक मीडिया। कौन सा नहीं होगा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में? तो वो होगा रिसीवर। सॉरी, यहाँ पर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, मतलब किस चीज़ों के थ्रू आप अपनी चीज़ें एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो मास मीडिया भी होगा, फोक मीडिया भी होगा और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पर, ये चैनल्स हैं। किस माध्यम से? तो वो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रिसीवर। क्या होगा? रिसीवर। एलिमेंट्स पूछते तब रिसीवर नहीं होता, लेकिन चैनल और मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है तो क्या होगा? रिसीवर। नेक्स्ट इज विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर HIV पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। तो कौन सी मेथड अपनाई जाएगी HIV यदि पॉजिटिव है आफ्टर दैट काउंसलिंग के बाद? ग्रुप अप्रोच, मास मीडिया, रोल प्ले या फिर इंडिविजुअल अप्रोच? यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगाइए। यदि किसी को HIV है तो इवन हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ भी न्यूज़ नहीं बताना चाहता है तो यहाँ पर ग्रुप में तो आप नहीं बताएंगे, ना ऑनलाइन टेलीकास्ट कर देंगे उसका, ना उसको रोल प्ले करके दिखाएंगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन को यदि HIV है तो इंडिविजुअल अप्रोच के थ्रू उसकी आप काउंसलिंग करेंगे। क्या है? इंडिविजुअली आप उसकी काउंसलिंग करेंगे। नेक्स्ट वन है हाइजिया इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स। हाइजिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? गॉडेस ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ, बीइंग, होल, साउंड या फिर हेल्थ नॉलेज। तो हाइजिया का मतलब होता है गॉडेस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की देवी। क्या है? स्वास्थ्य की देवी। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। किसी किसी को बंद जगहों से डर लगता है, फोबिया हमने कई बार पढ़ा है। ये क्या है? सोशल फोबिया, अगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया।
किसी किसी को सोसाइटी के इन सब चीज़ों में जाने से डर लगता है तो वो होगा एगोरा, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड स्पेस में बंद है आप, डर लग रहा है तो क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया। और ये कॉमन है, ऐसा नहीं कि किसी को यदि बंद स्पेस में डर लगे तो उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन इज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हैं किसी एक को छोड़कर। प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। मैक्रो दो तरीके के होते, एक होता है माइक्रो जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं, दूसरा होता है मैक्रो। तो यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये तीनों क्या है, मैक्रो हैं। मिनरल्स, विटामिन्स क्या हैं, मिनरल्स और जितने भी विटामिन्स हैं ये सब किस में आएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इज रिलेटेड टू हार्मोन प्रोडक्शन, तो इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीज करने वाला सिस्टम है, प्रोड्यूस करेगा, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन या कार्डियोवैस्कुलर। तो रिप्रोडक्टिव या एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव में तो जूस वगैरह रिलीज होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर में कोई एंजाइम है, हार्मोन है नहीं। तो यहाँ पर आपका लेकिन जो ओनली हार्मोन प्रोडक्शन से रिगार्डिंग है तो वो क्या होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट वन फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड सिग्निफिकेंट बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेज, आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी बॉडी भी आपको ख़राब लगेगी देखने में, तो ये कौन सी बीमारी है, बुलिमिया नर्वोसा, माल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिस्फेजिया, क्या हो गए। तो आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी का वजन बढ़ रहा है, आपकी बॉडी डिस्टर्ब्ड है, तो क्या होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। दोनों है ईटिंग डिसऑर्डर के, चाहे बुलिमिया नर्वोसा हो चाहे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो। माल न्यूट्रिशन तो क्या है, कुपोषण है। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट वन इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल लीड्स टू, यदि हम वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, सोरियासिस, मॉस्क्यूटो बॉर्न डिसीज या फिर ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस, आइस में होना। सोरियासिस एक स्किन कंडीशन है, ये भी नहीं होगा। मॉस्क्यूटो बॉर्न डिसीज जरूर होंगी यदि वेस्ट को इवन आप अपने घर पे ही अलग अलग गीला सूखा कचड़ा मिला के एक हफ्ते के लिए रख लो तो कितने मच्छर पनप जाएंगे, तो ये वही है। नेक्स्ट वन बर्थ वेट ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी इज, जो भारतीय बच्चे हैं न्यूबॉर्न बेबी हैं उनका जन्म के समय वजन कितना होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न का, ये तो नहीं होगा 1.5 to 2, 1.5 to 2 भी नहीं होगा, कितना होगा, ये होगा 2.5 to 4 kg तक, स्पेशली 2.5 kg तो नॉर्मल बर्थ वेट है, 3 हो सकता है, 2.5 to 3, लेकिन यहाँ पर इससे अच्छा ऑप्शन और कोई है नहीं, तो आपका आंसर यही होगा। 5.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वन अनहाइजीनिक वाटर सप्लाई लीड्स टू, यदि पानी अच्छा साफ सुथरा नहीं है तो क्या हो सकता है, मलेरिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कोलेरा या चिकन पॉक्स। यदि अनहाइजीनिक वाटर की सप्लाई होती है तो हैजा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, किसके, हैजा होने के, मतलब उल्टी दस्त होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मलेरिया मच्छर से होगा, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होगा, चिकन पॉक्स वायरल है। तो यदि सड़ा गड़ा पानी पिएंगे तो क्या हो सकता है, कोलेरा। नेक्स्ट वन विच इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, ब्रेन, स्किन, लिवर या हार्ट। ये तो भैया हमारी नर्सिंग का सबसे फेमस और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो बिगेस्ट ऑर्गन क्या है, स्किन, क्या है, स्किन। नेक्स्ट वन एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, तो यहाँ पर एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी हैं, मॉर्फिन, हेलोपेरिडोल, लोराज़ेपाम या फिर एमिट्रिप्टिलिन। कौन सी मेडिकेशन है, तो वो है हेलोपेरिडोल, क्या है, हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट वन बेरी इज द डेफिशिएंसी ऑफ, तो बेरी किसकी कमी से होती है, B1, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से तो ऑस्टियोमलेसिया और रिकेट्स होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, नियासिन की कमी से पेलाग्रा होगा, B1 और थायामिन, क्या होगा यहाँ पर आपका है थायामिन और B1। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब हम मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग यदि बात करें, पुअर मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, कौन सा फीचर नहीं, मतलब आप स्वस्थ हैं, सीधा सा। फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग वर्थलेस, फीलिंग गिल्टी, ये तीनों आपके मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। डिप्रेस्ड फील करना, वर्थलेस फील करना, गिल्ट फील करना, लेकिन आप खुश हैं, हैप्पी हैं, मतलब आप क्या हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं।
मेंटली हर एक चीज़ से अवेयर हैं। ज़्यादा भी खुश नहीं होना, नहीं तो मैनिया में चले जाओगे। नेक्स्ट वन, इकोलेलिया विच मीन्स, इकोलेलिया का मतलब क्या होता है? कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ एग्जामिनर, रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी, या फिर डिक्रीज स्पीच प्रोडक्शन। म्यूटिज्म हो जाएगा ये तो लास्ट वाला। ये होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, जो आप बोल रहे हो उस चीज़ को रिपीट करना, तो वो क्या कहलाता है? इकोलेलिया। क्या है? इकोलेलिया। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या इंक्लूड नहीं होता है? डिनाई करते हैं कि नहीं ये नहीं है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, अनडूइंग करेंगे, बट हिप्नोटिज्म ये तो बिल्कुल भी नहीं। हिप्नोटाइज आपने खूब मूवीज़ में तो खूब देखा है, आगे आँख के सामने कुछ भी दिखा दिखा के, तो हिप्नोटिज्म इसका नहीं है, डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फूड बॉर्न डिसीज। तो इनमें से फूड बॉर्न डिसीज़ कौन सी? HIV एड्स नहीं है, वायरल है, सोरियासिस स्किन इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है जो ब्लड के थ्रू या सेक्सुअली या निडल प्रिक इंजरी से होगा। फूड बॉर्न यहाँ पर गंदा खाने पीने से क्या हो सकता है? कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। किस में से प्रोटीन नहीं मिलेगा? पल्सेस मतलब दालें, मीट, मिल्क, घी, किससे आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा? तो प्रोटीन यहाँ पर आपको अच्छा सोर्स नहीं है, वो क्या होगा प्रोटीन का? वो होगा घी। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन एक्सेप्ट। सभी हेल्यूसिनेशन के टाइप हैं किसी एक को छोड़कर। ऑल्फैक्ट्री है, विजुअल भी है, ऑडिटरी भी है, सुनना, देखना और सेंस फील करना, वो सब क्या है? हेल्यूसिनेशन है, लेकिन इल्यूज़न नहीं है। क्या है आपका? इल्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट वन इज टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर कि टाइम इंटरवल जिस दौरान आपके शरीर में इन्फेक्शियस एजेंट एंट्री किया हो और उसके पहले लक्षण आए हों, वो क्या? इन्फेक्शियस पीरियड है, इंक्यूबेटरी पीरियड है, क्वारंटीन है, सर्वेलेंस पीरियड है। सबको पता है कि जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है, हमारे शरीर के जो पहले लक्षण दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं इंक्यूबेटरी पीरियड। कौन से? इंक्यूबेटरी पीरियड। नेक्स्ट वन इज हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। सबसे अच्छी वैल्यू में प्रोटीन किस चीज़ में रहेगा? दालों में और लेग्यूम्स में, सीरियल्स में, एग मीट में, मिलेट्स में। किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा? तो होगा अंडा और मीट। क्या होगा? एग एंड मीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव वैक्सीन। तो इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सी नहीं? OPV, मीजल्स, BCG या रेबीज़। तो यहाँ पर रेबीज़ है जो पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन है, बाकी यहाँ पर है। नेक्स्ट वन इज रेबीज़ की एक ऐसी वैक्सीन है जब आपको रेबीज़ का जो इन्फेक्टेड डॉग या कैट बाइट कर ले एनिमल, तब दी जाएगी, बाकी सब पहले ही दे दी जाती। मीजल्स 9 महीने के बाद दे दी जाती। ओरल पोलियो एट द टाइम ऑफ बर्थ 0 डोज से ही दे देते। BCG 1 साल की उम्र तक दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज अ मेल पेशेंट एज्ड 45 ईयर्स कंप्लेन ऑफ अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। क्वेश्चन देखिए, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन का मतलब है एक एक बूंद यूरिन है जो टपकती जा रही है, पास होती है। व्हाट शुड बी सस्पेक्टेड ऑफ सफरिंग फ्रॉम। मरीज 45 साल का है, यूरिन पास करने के साथ साथ उसको यूरिन में क्या हो रही? ड्रिबलिंग हो रही, मतलब बूंद बूंद टपक रहा है। तो यहाँ पर क्या है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, UTI, रीनल कैलकुलाई या रीनल सेल कार्सिनोमा। तो आफ्टर 40 ईयर के बाद है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल क्लाइंट में इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण ब्लैडर पर भी प्रेशर पड़ता है। तो ये क्या कहलाएगा? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। क्या होगी? ये कंडीशन होगी BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज एक्रोनेम फास्ट इन स्ट्रोक स्टैंड फॉर। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फास्ट है एक्रोनेम किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो स्ट्रोक पेशेंट के लिए है। तो ये क्या है? फॉल, एम्बुलेंट, स्पीच टायर्ड, फेस आर्म स्पीच टाइम, फॉल, अटेंशन स्पीच टायर्ड, या फिर फेस, एम्बुलेंट, सेडेशन एंड टाइम। क्या होगा यहाँ पर? तो ये होगा आपका फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम।
ये आपका क्या है, फास्ट है स्ट्रोक पेशेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी से क्वेश्चन 40 नंबर, मिशन इंद्रधनुष बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फोकस्ड ऑन। तो इंद्रधनुष मिशन है किस चीज़ पे फोकस्ड है? फुल इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया या फिर प्रिवेंशन ऑफ टीबी। तो जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है ये 2 साल तक के बच्चों में और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको फुली इम्यूनाइज्ड करना, क्या है, फुली इम्यूनाइज्ड करना। नेक्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो रतौंधी ही कहेंगे हम जिसको, क्या कहलाता है, रतौंधी। हिंदी लिखना मेरे लिए उतना इजी नहीं है क्योंकि 11वीं 12वीं के वास्ते नहीं लिखी ज़्यादा। तो देखिए रतौंधी है जो, रतौंधी और नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। डी के कारण हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, सी के कारण स्कर्वी होगा, होंठ वगैरह छिले कटे रहेंगे। नेक्स्ट वन, कलर कोड ऑफ प्लास्टिक बैग फॉर डिस्पोजिंग माइक्रोबियल लैब कल्चर वेस्टेज। यदि हमें लैब का माइक्रोबियल कल्चर डिस्पोज करना है कौन से कलर का बैग हम इस्तेमाल करेंगे? ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट, कौन सा किया जाएगा? तो होगा रेड कलर का। कौन सा? रेड। नेक्स्ट इज रैपिड ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शन इनिशिएटेड फ्रॉम अ सिंगल फोकस इज टर्म्ड एज। रैपिडली मतलब लार्ज वे में बहुत फास्ट तरीके से जो बीमारी फैलती है वो कहलाती है हमेशा पेंडेमिक। क्या है? पेंडेमिक। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ टैबलेट डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट। तो यहाँ पर डिगॉक्सिन को लेके सही क्या है? टेक टैबलेट डिगॉक्सिन अलॉन्ग विथ मील, चेक द पल्स रेट बिफोर टेकिंग टैबलेट डिगॉक्सिन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक वाइल ऑन टैबलेट डिगॉक्सिन, या फिर काउंट रेस्पिरेटरी रेट बिफोर टेकिंग डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट देने के पहले हमें हमेशा क्या करना है? खाना, फ्लूइड, रेस्पिरेटरी रेट, इनसे पहले आपकी होती है पल्स रेट चेक करना। यदि पल्स रेट बिलो कितनी हो जाए आपकी 60 60, यहाँ पर 60 है, 160 नहीं है, ओनली 60 है, 60 से कम होती है यदि पल्स रेट 60 से कम होती है तब हमें इसको नहीं देना है, और मरीज बेचारा ब्रेडिकार्डिया के चक्कर में सीधा भगवान को प्यारा हो सकता है। तो इस दौरान हमें टैबलेट डिगॉक्सिन है जो नहीं देनी है। यदि पल्स रेट, तो यहाँ पर डिगॉक्सिन देने के पहले क्या करना है? पल्स रेट को चेक करना है। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ इलनेस इन विच द साइन एंड सिम्टम अकर सडनली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए शॉर्ट मतलब कम समय के लिए है, सडनली साइन सिम्टम हो रहे हैं तो क्या है? क्रॉनिक, सब एक्यूट, एक्यूट और एक्यूट क्रोनिक। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट मतलब कम टाइम के लिए, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक कोई भी बीमारी चलती जाए, तो ये कहलाएगा आपका क्या? एक्यूट। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है? लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के लिए होते हैं, सडनली साइन सिम्टम होते हैं किसी बीमारी के, तो क्या है? एक्यूट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू न्यू बॉर्न। ये भी क्वेश्चन हमने हजारों बार पढ़ा है कि यदि माँ HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को हम HIV होने से बचाने के लिए कौन सी मेडिकेशन देंगे? नेवेरापाइन, लेम्यूबिडिन, डेडेनोसिन या फिर स्टेबिडिन। तो यहाँ पर जो ड्रग दी जाती है हमेशा वो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? नेवेरापाइन। माँ से बच्चे में यदि हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, न्यूबॉर्न बेबी को प्रिवेंट करना है, तो क्या है यहाँ पर? तो वो होगा आपका नेवेरापाइन। नेक्स्ट वन, विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट विच डायग्नोसिस। तो सबको पता है विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड के लिए। इसके लिए टाइफॉइड के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन में है आपके टाइफॉइड, हेपेटाइटिस C, A, मीजल्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वो मैं आपको सीधा आगे बताते जा रही हूँ। यदि यहाँ पर नेवेरापाइन की जगह जिडोविडिन होता तो वो ड्रग ऑफ चॉइस होती, ART ड्रग होती है HIV के लिए। लेकिन माँ से बच्चे में यदि हमें प्रिवेंट करने के लिए पूछे, जिडोविडिन भी हो जैसे लेम्यूविडिन है, तब आपको इसको मार्क नहीं करना है, आप मार्क करेंगे ओनली नेवेरापाइन। नेक्स्ट वन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीजेज। तो यहाँ पर कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया।
इकोलाई मतलब इश्चेरिचिया कोलाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी या फिर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो गुड बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं हमारे लिए। अब यहाँ पर इन तीन में से कौन सा होगा, तो पेप्टिक अल्सर के लिए यदि बैक्टीरिया आपसे कभी भी पूछें तो वो होता है एच पाइलोरी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्लियर। नेक्स्ट वन, ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस ओवरडोज होता है, टॉक्सिटी होती है, पॉइजनिंग होती है, तो कौन सी मेडिकेशन देंगे। ऑप्शन में आपके पास क्या क्या है, एड्रिनेलिन, नॉर एड्रिनेलिन, एट्रोपिन या फिर डोपामाइन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए हमेशा से जो एंटीडोट रहा है, क्या है एंटीडोट रहा है, वो क्या रहा है, एट्रोपिन। क्या होगा, एट्रोपिन। नेक्स्ट वन, टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग रूट। यहाँ पे देखिए किसी को पेनिसिलिन दी जानी है या कोई भी एंटीबायोटिक मेडिकेशन देनी है तो उसके पहले टेस्ट किया जाता है कि आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए सेंसिटिव है या नहीं। कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक यदि किसी पर्सन को दी जाती है, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा थोड़ा सा एक स्मॉल डोज लगाया जाता है चेक करने के लिए। तो ये क्या है, सबक्यूटेनियस रूट अपनाएंगे, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल है, इंट्रावीनस। किसी भी मेडिकेशन की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए, जो रूट अपनाया जाता है होता है इंट्राडर्मल। क्या होगा, इंट्राडर्मल रूट। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन नेसेसिटाइज इमरजेंसी इंटरवेंशन इन अ पेशेंट विथ फीमर फ्रैक्चर। यदि फीमर फ्रैक्चर हुआ है तो क्या इमरजेंसी देखने को मिलेगी, डिस्निया होगा मरीज में, फीवर होगा, इकोमायोसिस ओवर द थाई होगा या फिर एडिमा ओवर द लिम्ब होगा। क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो होगा डिस्निया। यदि यहाँ पर नेसेसिटीज़ की बात की जा रही है, इकोमायोसिस हो जाए, बुखार हो जाए, मतलब इन्फेक्शन, तुरंत तो फ्रैक्चर में बुखार आएगा नहीं, टाइम लगेगा 24 से 48 घंटे। स्वेलिंग होगी लेकिन उसको जब हॉस्पिटल पहुँचेंगे तब जब प्लास्टर होगा, एक्सरे होगा। लेकिन यहाँ पर नेसेसिटीज़ इमरजेंसी की बात की जा रही है। इमरजेंसी में हमेशा हमारी सांसें ही आती हैं। क्या आएगा, सांसें होगा, ब्लड होगा, सर्कुलेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगी तब। नेक्स्ट वन इज चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन वन रेस्क्यूअर CPR फॉर चिल्ड्रन इज। कितना होगा, 15/2, 30/2, 30/1 या फिर 15/3। एक रेस्क्यूअर है, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होगा बच्चे में, तो होगा हमारा 30/2। कितना, 30/2। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इन एल्डरली वुमेन। कॉमन कॉज क्या है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में, यदि लेडी क्या है, एल्डरली है, मतलब एज्ड है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। सभी में हड्डियों में ही दिक्कत है, जब तो फ्रैक्चर होगा तो वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। वुमेन क्या है, एज्ड है। रीज़न यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होना। एज्ड वुमेन में, एल्डर वुमेन में क्या होता है, मेनोपॉज आ जाता, मतलब पीरियड्स आना बंद हो जाते। पीरियड्स आना बंद होते मतलब एस्ट्रोजन सप्रेस होता है और एस्ट्रोजन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यदि हो रहा है किसी एल्डरली वुमेन में तो क्या रीज़न होगा यहाँ पर हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वन, द स्पेसिमेन ऑफ यूरिन रिक्वायर्ड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट इज। यदि हमें यूरिन का सेंसिटिविटी और कल्चर पता करना है तो कौन सी यूरिन कलेक्ट करेंगे हम, फर्स्ट बॉयडेड, मिड स्ट्रीम, लास्ट बॉयडेड या फिर डबल बॉयडेड। तो ये होती है मिड स्ट्रीम यूरिन। कौन सी, मिड स्ट्रीम यूरिन। जब आप यूरिन मॉर्निंग में ही फर्स्ट यूरिन पास करते हैं, थोड़ी यूरिन निकलने के जस्ट बाद का जो सैंपल आपको कलेक्ट करना है वो। नेक्स्ट वन, द मेजर हार्मोन सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। पीरियड्स की जो मेंस्ट्रुएशन की जो ल्यूटियल फेज है, कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करती है। ओवरी की जो कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करती है, वो क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है। क्या है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी नहीं है यहाँ पर, ना ऑक्सीटोसिन है, ये होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक
अच्छे पीरियड्स लाने के साथ साथ यदि कंसीव कर लेते हैं तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यूएशन और अच्छी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बनाने में भी हेल्प करता है। तो ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन रिलीज करता है वो क्या होता है प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट वन, द साइकोसोशल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन एडोलेसेंट। ये भी हमने कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें देखा था एडोलेसेंट मतलब 10 से 19 साल की उम्र में जो यहाँ पर साइकोसोशल डेवलपमेंट है वो क्या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या होगा यहाँ पर? तो वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट वन, द नेशनल डिवॉर्मिंग डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल डिवॉर्मिंग डे बाई एनुअल हम मनाते हैं। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार। कैसे? साल में 2 बार। तो यहाँ पर साल में 2 बार वो कब होगा? जनवरी 1 जून 1 फरवरी 10 अगस्त 10 मार्च 1 सितंबर 1 या फिर अप्रैल 10 एंड अक्टूबर 10। कब है जो हम डिवॉर्मिंग डे मनाते हैं? तो वो हम मनाते हैं फरवरी 10 और अगस्त 10 को। एल्बेंडाजोल क्या है? एल्बेंडाजोल का है जो क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और एल्बेंडाजोल बच्चों की उम्र बिलो 1 ईयर हो तब ये नहीं दी जाती है, ये भी माइंड में रखें। पेट के कीड़े मारने की दवा है जो एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो उसको नेशनल डिवॉर्मिंग डे है वो क्या है? 10 फरवरी और 10 अगस्त को, मतलब बाई एनुअली साल में 2 बार बच्चों के पेट के कीड़े मारने के लिए दवा दी जाती है। तो यहाँ पर यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तब मेडिकेशन आपको नहीं देना है। नेक्स्ट वन, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट टिल द एज 14 इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्पेशली रेलवे वाले एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन आए हैं। जिनने आंसर की नहीं देखी हो देख लीजिए। जिनको डाउट हो कि आप किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि 11 तारीख लास्ट डेट है, तो आप आंसर की मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके पूछ सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उस क्वेश्चन को अपनी आंसर की मार्क करके पूछ सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 14 साल की उम्र तक के बच्चे हैं जो बिलो 14 ईयर एज के, यदि वो हैजार्डस एरिया में काम करते हैं तो उनको कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है? आर्टिकल 14 अनुच्छेद जिसको हम कहते हैं 15, 21 या 24, किसके तहत आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल 24। 14 साल तक के बच्चों को हैजार्डस फैक्ट्री में या कहीं पर भी काम नहीं करना है, तो वो क्या होगा? आर्टिकल 24। नेक्स्ट वन, रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। तो ये तो नर्सिंग का हमारा टॉप प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। BCG वैक्सीन दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। वैक्सीन लगने के बाद है जो ओनली 20 ईयर तक का प्रोटेक्शन होता है। आपको लगे कि जब आप 40 साल के हों, भगवान न करे बट TB पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो आपको लगेगा मैं तो BCG लगी थी बट क्यों हो गई, तो 20 साल तक ही आपको बचाती है। तो इसका जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है और कहाँ पे दी जाती है? लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ पर? लेफ्ट अपर आर्म में। नेक्स्ट है, द कलर कोड गिवन टू इलनेस दैट रिक्वायर अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट एंड रेफरल इन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये देखिए यहाँ पर IMNCI के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या है? ये हमारा IMNCI के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि अर्जेंट और प्री रेफरल ट्रीटमेंट और रेफरल ट्रीटमेंट के तहत क्या आएगा? येलो तो आप OPD में ट्रीट करेंगे, येलो OPD में ट्रीट करेंगे, ग्रीन घर पर ट्रीट करेंगे, पिंक और ब्लू कौन सा होगा यहाँ पर? तो वो होता है पिंक कलर। क्या होगा? पिंक कलर। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ऑफ न्यूबॉर्न टू द ब्रेस्ट ऑफ द मदर। यदि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो गुड अटैचमेंट साइन क्या है? क्वेश्चन में है ब्रेस्ट फीडिंग में गुड अटैचमेंट साइन क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर मोर एरियोला विजिबल बिलो देन अबव द माउथ। दूसरे में है माउथ वाइड ओपन एंड लोअर लिप टर्न इनवर्ड। ए इनवर्ड नहीं होता है, लोअर लिप कैसा होता है? बाहर की तरफ होगा, तो ये भी नहीं हुआ आपका। माउथ वाइडली ओपन एंड लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। जैसा मैंने कहा कि जो ऑप्शन बी में क्या है? इनवर्ड है, बट से
मुंह बड़ा ओपन होगा, लोअर लिप क्या होगा, टर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ। माउथ स्लाइटली ओपन एंड लिप टर्न इनवर्ड, ये भी नहीं होगा, लिप तो बाहर की तरफ ही रहेगा लोअर वाला। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। चिन ब्रेस्ट से टच होगी बच्चे की, जो बच्चे की चिन है माँ के ब्रेस्ट से टच होगी, मुंह वाइडली ओपन होगा, तो साउंड कर करके बच्चा अच्छे से फीड करेगा। नेक्स्ट वन, द मलेरियल पैरासाइट आर इनैक्यूलेटेड इनटू ह्यूमन व एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो एज। तो हमारे शरीर में जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो बाइट करती है, उसके जो पैरासाइट्स हैं किस वे में इनैक्यूलेट होते हैं, स्पोरोजॉइट्स, मीरोजॉइट्स, गैमीटोजॉइट्स, oocytes से होते हैं, स्पोरोजॉइट्स में। किस फेज में, स्पोरोजॉइट्स में। नेक्स्ट वन, द डिफेक्ट सीन इन टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड TAF, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, सॉरी TOF, बूट शेप्ड हेड जिसमें देखने को मिलता है। तो इसके 4 डिफेक्ट कौन से हैं, ये हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। तो होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। चारों डिफेक्ट हैं। बूट शेप्ड हेड देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे में, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। नेक्स्ट वन, द सेकेंड स्टेप इन बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इज BFHI। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए रिटर्न में रूल्स होने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके माँ को पूरी प्रोसेस बतानी है। तो सेकंड स्टेप क्या है इसका, ट्रेनिंग स्टाफ ऑन सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग। टोटल यहाँ पर मैं बता दूँ इसके 10 स्टेप होते हैं। कितने, 10 स्टेप हैं टोटल। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप कौन सा है, ट्रेनिंग स्टाफ ऑन सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मेकिंग ब्रेस्ट फीडिंग केयर स्टैंडर्ड प्रैक, एजुकेटिंग द मदर, इनकरेज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो BFHI के आपको जब स्टेप पता होंगे तब तो आप यहाँ पे आंसर है जो दे पाएंगे। तो BFHI क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है जो WHO प्लस यूनिसेफ, नाम याद रखें, WHO यूनिसेफ ने मिलके है जो स्टार्ट किया था। एज पर दैट फर्स्ट स्टेप होता है क्या, जैसा मैंने कहा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के तहत पहला स्टेप होता है रिटर्न में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है जो प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरा होता है आपका जो हेल्थ स्टाफ है उसको क्या करना है, ट्रेन करना है। तीसरा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं वो प्रेग्नेंट मदर को समझाना है। चौथा होता है यहाँ पर कौन सा, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हर 1-2 घंटे में इनिशिएट करना है। कैसे ब्रेस्ट फीड करना है वो माँ को समझाना है आपको, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज करना है। तो ये सब अलग अलग स्टेप हैं, लेकिन पहला रिटर्न है और दूसरा क्या है, स्टाफ को ट्रेन करना है। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ प्ले सीन इन स्कूल एज चाइल्ड एज। यदि बच्चा स्कूल एज है मतलब 6 to 12 ईयर है, क्या है 6 to 12 ईयर है, तो कौन सा प्ले करेगा, सॉलिटरी, पैरेलल, एसोसिएटिव या फिर कोऑपरेटिव प्ले। तो यहाँ पर जो बच्चा यदि प्ले करेगा, स्कूल एज बच्चा है, तो वो क्या होगा, कोऑपरेटिव प्ले। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 5 year old चाइल्ड इज। यदि बच्चे का वजन 2.5 kg एट द टाइम ऑफ बॉर्न हुआ है, तो वजन है जो बच्चे का 5 साल की उम्र में कितना हो जाएगा, 15 kg, 16 kg, 18 kg या 20 kg, कितना वजन हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, 6 महीने में डबल, 1 साल में ट्रिपल, 2 साल में क्वाड्रिपल, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 साल में कितना हो जाएगा, 18 kg। नेक्स्ट वन, द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये आपको कितने क्वेश्चंस में मिल गया है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, रिकेट्स होगा डी की कमी से, बेरी होगा B1, ज़ीरोप्थेल्मिया होगा ए की कमी से। किससे, ए की कमी से, ज़ीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट वन, ICM स्टैंड फॉर, ICM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर मिडवाइफ्स, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स, इंटरनेशनल कोड फॉर मिडवाइफ्स, या इंटरनल कोड फॉर मिडवाइफ्स, या फिर इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ।
तो ICM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी विद इन। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद कितने घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करानी है? तो एक होता है एज सून एज पॉसिबल, ASP, लेकिन यहाँ पर है 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा या फिर हाफ एन आवर। तो यहाँ पर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो 30 मिनट, और यदि LSCS हुआ है, पूछे यदि पर्टिकुलरली LSCS, तो 1 घंटा। नेक्स्ट वन इज कंगारू मदर केयर इज इंडिकेटेड इन। इसमें कंगारू मदर केयर दी जाएगी पोस्टपार्टम हेमरेज में नहीं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में नहीं, बेबीज ऑफ डायबिटिक मदर में नहीं। ये दी जाती है लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए। कंगारू मदर केयर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इसमें दिया जाता है लो बर्थ वेट बेबीज़ में हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द जॉब एड टू ANMs बाय प्रोवाइडिंग देम विथ रीडीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। तो यहाँ पर जॉब एड, यहाँ पर क्या स्क्रिप्ट, अनमोल, एन गाइड या फिर सखी, कौन सा एक तरीके से एक एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? तो वो होता है अनमोल। क्या है? अनमोल एक एप्लीकेशन टाइप है, वो किसके लिए? ANM वालों के लिए है। नेक्स्ट वन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन फीटस में बी प्रिवेंटेड बाय द कंजप्शन ऑफ द फॉलोइंग बिफोर और ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन इसमें से 5 क्वेश्चन रेलवे के पेपर में आए हैं। मैंने आई थिंक सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखा है, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन हैं इस पेपर से। एंटिटी डिफेक्ट, जब कंसीव करते हैं या कंसीव करना चाहते हैं उसी दौरान से फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं, जो क्योंकि शुरुआती टाइम पे न्यूरल ट्यूब बनती है, उस न्यूरल ट्यूब को बनने के लिए ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड। माँ का शरीर अपनी डेली के लिए प्रॉपर फॉलिक एसिड रिलीज़ करता है, बट बच्चे के लिए तो आपको बाहर से अर्ली प्रेगनेंसी में शुरुआती 3 महीने में ही बस लेना है, आफ्टर दैट नहीं लेना है। तो इसके थ्रू हम बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे? NTD से, फॉलिक एसिड खाकर। नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म अकर्स इन। तो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यूट्रस में नहीं, यहाँ पर फर्टिलाइज्ड होकर इम्प्लांटेशन होता है। सर्विक्स में भी नहीं ना, वेजाइना में। ये होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। नेक्स्ट वन, a community level strategy for convergent action for health, early childhood development, nutrition and sanitation एक इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन, NRHM, NCD क्लिनिक या फिर VHSND या फिर MBFHI किसके तहत किया जाएगा? ये किया जाता है VHSND कम्युनिटी में। क्या है यहाँ पर? कम्युनिटी में जो हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ये होता है किससे? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल डे की जो एक क्लिनिक खोली जाती है वीकली, उसमें। नेक्स्ट वन इज MTP एक्ट वॉज पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो कब आया था MTP एक्ट? ऑप्शन में है आपको 1970, 1971, 1972 या 1973। 73 नहीं है आपका, ना ये है। तो आपके पास बचते हैं 71 और 72। तो ये आपको टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए कि ये कब आया था। तो ये आया था 1971 में, पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में। कब पास हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट वन, IUI इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट रिफर्स टू। इनफर्टिलिटी मतलब जो कपल 1 साल से कंटिन्यू बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो क्या है? इनफर्टिलिटी। एक बच्चा हो गया है, दूसरे के लिए कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो सेकेंडरी है। IUU का मतलब यहाँ पर होगा, ऑप्शन है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूरेथ्रल या फिर इंट्रायूट्राइन इंजेक्शन या फिर इंटरयूट्राइन इंसेमिनेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउअडेज बहुत सारे कपल इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो क्या? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सर्विसेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। RCH प्रोग्राम में सब कुछ है किसी एक को छोड़कर। सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, सेफ अबॉर्शन एंड पोस्ट अबॉर्शन सर्विसेज, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, NCD प्रिवेंशन।
नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रिवेंशन क्या है जो इसका हिस्सा नहीं है, तो वो होगा यही आपका RCH में सब कुछ है लेकिन NCD प्रिवेंशन नहीं है। नेक्स्ट वन, टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। टर्मिनल का मतलब होता है परमानेंट ही, क्या है, परमानेंट। तो ये तो टेम्प्ररी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉन्डोम भी बैरियर मेथड है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी है, लेकिन वैसेक्टोमी मेल क्लाइंट में परफॉर्म की जाती है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी टर्मिनल मेथड। कौन सी होगी? टर्मिनल मेथड, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल क्लाइंट, और इंडिया में और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है। यदि परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड और कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी होती है, मेल लोग हैं जो बहुत बचते हैं। नेक्स्ट वन, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर इज टर्म्ड एज। सर्विक्स का है जो बाहर की तरफ आ जाना प्रेगनेंसी के दौरान, एक है वंडल स्ट्रिंग, इफासमेंट, इवर्जन या डायलिटेशन। तो ये कहलाता है इफासमेंट। सर्विक्स इतनी थिन हो जाती है बिल्कुल बाहर आके, जब 10 सेंटीमीटर सर्विक्स में डायलिटेशन होता है उस दौरान सर्विक्स लगता है कि है ही नहीं, इतनी थिन हो जाएगी स्ट्रेचिंग के कारण, जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, डायलिटेशन होगा उस दौरान सर्विक्स का, सर्विक्स इतनी थिन होगी कि विजुअल भी नहीं होगी, तो वो कहलाता है क्या? इफासमेंट ऑफ द सर्विक्स और टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर फीटस इज डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अबॉर्शन का ऐसा टाइप जिसमें फीटस यूट्रस के अंदर ही डेड हो गया है, बाहर नहीं आया। रिटेन्ड मतलब अंदर ही रह जाना, रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस का मतलब है यूट्रस के अंदर ही रह गया है कुछ टाइम से, तो ये क्या है? थ्रेटेंड, इनकम्प्लीट, कंप्लीट या फिर मिस्ड। तो यहाँ पर ये थ्रेटेंड नहीं है, थ्रेटेंड नहीं है, थ्रेटेंड में भी बाहर कुछ ना कुछ मटेरियल आ जाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? मिस्ड अबॉर्शन। क्या होगा? मिस्ड अबॉर्शन। मतलब फीटस डेड हो गया और अंदर ही रह गया है, तो ये क्या कहलाएगा? मिस्ड अबॉर्शन। इनकम्प्लीट में कुछ पार्ट्स बाहर आ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ बाहर आ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फीटस डेड है और यूट्रस में ही है, तो क्या है? मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट वन, अ पॉजिटिव साइन दैट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इज इमिनेंट इज। तो प्लेसेंटा की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, क्या? सर्वाइकल डायलिटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से सर्विक्स डायलेट होने तक। दूसरी होती है बच्चा बाहर आने वाली स्टेज, बेबी बाहर होगा, एक्सपल्सन होगा। तीसरी होती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। अब बच्चे के बाहर आने से लेके प्लेसेंटा के बाहर आने तक के बीच का नॉर्मली ड्यूरेशन होता है 30 मिनट। यदि प्रीमी है तो 30 और मल्टी है तो 15 मिनट सफिशियंट है। इस दौरान भी यदि नहीं आता है तो हम उसको कहते हैं रिटेंड प्लेसेंटा, वाई मैनुअल है जो मसाज करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा की डिलीवरी का पॉजिटिव साइन कौन सा है? तो वो होगा लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, गस ऑफ द वेजाइनल ब्लीडिंग। ना वॉमिटिंग होगा, ना ड्राई पेल लिप्स होगा, ना एक्सेसिव पर्सपिरेशन होगा, गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड होगा। नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ MgSO4। MgSO4 किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ना एनीमिया को होगी, ना अबॉर्शन के लिए होगी। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचते हैं, प्री एक्लेम्सिया और PPH। तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्री एक्लेम्सिया में, ताकि एक्लेम्प्टिक फिट्स ना आ पाएँ। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के बीच का अंतर होता है एक्लेम्प्टिक फिट्स का आना। हाई BP की कंडीशन है प्रेगनेंसी में, तो MgSO4 दे के हम उन फिट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। PPH की ड्रग ऑफ चॉइस कभी भी पूछें तो आपको कह देनी है आँख बंद करके ऑक्सीटोसिन। क्या कर देना है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस मैनेजमेंट किसके लिए होगा? प्री एक्लेम्सिया के लिए होगा। नेक्स्ट वन है रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर क्या है? HIV इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन या फिर हेपेटाइटिस C। तो HIV नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन कॉज होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और वार्ड्स के कारण वार्ड्स होते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए नावाडेज 14 साल से कम आफ्टर 14 ईयर के बाद गर्ल्स में वैक्सीन भी आ गई है। गवर्नमेंट में तो ऐड नहीं हुई है, मे भी बहुत जल्दी हो जाए।
तो यहाँ पर 14 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़कियों के लिए वैक्सीन दी जाती है सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए। मेन रिस्क फैक्टर होता है इसका क्या, HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, फुल फॉर्म याद रखें, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन, द एवरेज वेट गेन इन प्रेगनेंसी। तो एक एवरेज टर्म प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ता है, 6 to 8 kg, 7 to 9, ये बढ़ता है 10 से 12 किलो तक। कितना, 10 से 12 किलो। डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही 6 से 7 kg तक वेट है जो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। बच्चे का वजन, एमनियोटिक फ्लूइड का वजन, प्लेसेंटा का वजन, तो ये सब घट जाएगा। नेक्स्ट वन, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। तो ह्यूमन मिल्क में सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। विटामिन ए होता है, फैट होगा, विटामिन डी ना के बराबर होगा, लेकिन आयरन 0 होगा। आयरन कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट वन, बेबी बॉर्न विथ वेट मोर देन 4.5 kg इंडिकेट दैट मदर एज। यदि बच्चा पैदा हुआ है 4.5 किलो का, मतलब माँ को क्या होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा, क्या, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, एंटीपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वेजाइनल ब्लीडिंग होना। फिर पोस्टपार्टम होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके 24 घंटे के अंदर, और या फिर 72 घंटे या 6 वीक तक हो वो 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना। ये भी नहीं है, ये होगा आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। यदि बच्चे का वजन 4.5 kg से ज़्यादा आता है, मतलब जो माँ है, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। प्रेगनेंसी में माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया था, लेकिन वो डिलीवरी होने के बाद धीरे धीरे सबसाइड भी हो जाता है। नेक्स्ट वन, वार्निंग साइन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के वार्निंग साइन क्या है, वॉमिटिंग नॉर्मल है, HCG हार्मोन के कारण होती है, यूरिन भी बार बार जाते क्योंकि ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, कोलाज्मा हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण फेस पर बटरफ्लाई काइंड ऑफ नाक, फेस, यहाँ पे जो फेस मास्क देखने को मिलेगा वो है। वार्निंग साइन होता है ब्लड विजन, और इसका रीज़न होता है हाई BP या फिर BP का फ्लक्चुएट होना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, इसके कारण धुंधला दिखना। नेक्स्ट वन, द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो भारत में मैटरनल मॉर्टेलिटी का जो मेन रीज़न है वो क्या है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, इससे तो कोई भी नहीं मरेगा, इससे फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होगा। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, ये भी नहीं होगा, ना ये होगा, सॉरी ये आपका होगा। पोस्टपार्टम हेमरेज, एनीमिया भी नहीं होगा, एनीमिया से डेथ नहीं होगी। मैटरनल मॉर्टेलिटी का भारत में सबसे बड़ा रीज़न है हेमरेज और ब्लीडिंग। अब वो एंटी इंट्रा पोस्ट हो सकती है, लेकिन कॉमनली होती है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम का हेमरेज का मतलब होता है डिलीवरी होने के बाद से लेके 6 वीक तक यदि माँ की डेथ हो जाती है तो वो कहलाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन, द टर्म न्यूबॉर्न रिफर्स टू। टर्म न्यूबॉर्न का मतलब क्या, विद इन 28 days ऑफ बर्थ, विद इन 2 months ऑफ बर्थ, विद इन 3 months ऑफ बर्थ, या विद इन 1 year ऑफ बर्थ। विद इन 1 year इन्फेंट कहलाएगा है, 28 दिनों का है तभी ये न्यूबॉर्न होगा। क्या होगा, 28 दिनों का है तो एक इसमें कंसीडर होगा न्यूबॉर्न में और न्यूनेट में, न्यूबॉर्न और न्यूनेट। नेक्स्ट इज वेजाइनल डिस्चार्ज विद इन फर्स्ट 3 days ऑफ परपीरियम इज टर्म्ड एज। इनिशियली शुरुआती 3 दिनों तक परपीरियम के, परपीरियम का मतलब होता है डिलीवरी होने के बाद से लेके 6 हफ्ते तक का पीरियड। इस दौरान है जो सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ऑर्गन रिवर्ट बैक होंगे। तो शुरुआती 3 दिनों में जो ब्लीडिंग होती है वो कहलाती है लोचिया रूब्रा। क्या कहलाती है, लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम है जो कब लॉन्च की गई थी, तो ये आई थी 2019 में। किसमें, 2019 में, सुमन स्कीम। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट डोज ऑफ TT शुड बी टेकन प्रेगनेंसी प्रेफरेबली इन। टिटनेस टॉक्साइड का जो पहला इंजेक्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी में कब देते हैं, 1st to 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, 3rd to 4th, 6th to 7th, या फिर आफ्टर 8th month ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जनरली दिया जाता है 3rd to 4th month ऑफ प्रेगनेंसी में। इतने में, तीसरे से चौथे महीने की प्रेगनेंसी में दिया जाता है पहला डोज। दूसरा डोज दिया जाता है
30 दिन का गैप दे के या फिर 4 वीक्स का गैप दे के 5th मंथ में दूसरा डोज भी हम दे सकते हैं। 2 डोज दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, द प्रोसीजर यूज्ड इन शोल्डर डिस्टोकिया टू ईज द डिलीवरी ऑफ शोल्डर। यदि शोल्डर डिस्टोकिया है, मतलब डिस्टोकिया का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल लेबर। लेकिन शोल्डर यदि अटक गए हैं डिलीवरी के दौरान, तो उन शोल्डर्स की डिलीवरी करवाने के लिए जो मैन्यूवर अपनाया जाता है वो कहलाता है मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। ये हमने जनरली जो ऑफसेट और मैक रॉबर्ट्स से तो कई बार पढ़े हैं। शोल्डर डिस्टोकिया को मैनेज करने के लिए जो मैन्यूवर अपनाते हैं वो क्या है? मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। नेक्स्ट वन, प्रोलॉन्ग्ड लेबर विथ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रेडिस्पोजिंग कॉज फॉर। यदि लेबर बहुत लंबी चल गई है, मतलब 36 आवर से ज़्यादा हो गई है, 36 आवर से ज़्यादा हो गई है, तो क्या होने के चांसेस हो सकते हैं? लार्ज बेबी, मैटरनल हाइपरटेंशन, ब्रेस्ट सेप्सिस या फिर परपीरियल सेप्सिस, क्या होने के चांसेस होंगे? यदि प्रोलॉन्ग लेबर है तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं? परपीरियल सेप्सिस होने के चांसेस होंगे। प्रोलॉन्ग लेबर में एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा बहुत लीक होगा, ड्राइनेस होगी, इसके कारण इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज द बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल हेल्थ केयर। तो बेसिक इंस्टीट्यूशन क्या है रूरल हेल्थ केयर के लिए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये होता है सब सेंटर। फर्स्ट जो केयर प्रोवाइड करने वाला है वो क्या है? सब सेंटर। यदि फर्स्ट रेफरल पूछते तो कम्युनिटी होता। नेक्स्ट इज, अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हाउ मेनी वैक्सीन आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कितनी वैक्सीन है जो सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं कितनी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? तो वो है टोटल 12। नेक्स्ट वन, व्हेन शुड एन एंटीनेटल मदर मेक हर सेकेंड विजिट इन द एंटीनेटल क्लिनिक। हमने टोटल पढ़ा है एटलीस्ट 4 विजिट तो करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड विजिट कब करनी है? बिटवीन 8 and 12 वीक्स, बिटवीन 10 28 वीक्स, बिटवीन 11 and 13 वीक्स या फिर बिटवीन 14 and 26 वीक। कब करना है? तो सेकेंड विजिट होनी चाहिए 14 से 26 हफ्तों के बीच में। इस दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता चल सकता है और जो एंटी स्कैनिंग है वो हो सकती है, एनोमली स्कैनिंग हो सकती है। तो एक क्रूशियल टाइम होगा, इस दौरान सेकेंड विजिट है जो ज़रूर करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ स्टाइल डिसीज़। तो इनमें से लाइफ स्टाइल डिसीज़ क्या है? एनीमिया, कैटरैक्ट, ओबेसिटी, स्कैबीज। लाइफ स्टाइल मतलब खा पी के पड़े रहो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो जाए तो ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन इन हिली ट्राइबल एरिया अंडर सब सेंटर। यदि पहाड़ी इलाके हैं तब 3000, कितना? 3000। यदि प्लेन एरिया है तो 5000। क्लियर? यदि प्लेन है तो 5, हिली ट्राइबल है 3000। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम टारगेट्स एडोलेसेंट गर्ल्स। मतलब 10 से 19 साल तक की लड़कियाँ, एज पर WHO जो किशोरावस्था एडोलेसेंट एज है वो 10 से 19 है। इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 18 ईयर फॉर एड्रेसिंग देयर नीड्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ लिटरेसी, न्यूमेरिकल स्किल एंड वोकेशनल स्किल। ये क्या है? 11 से 18 साल की लड़कियों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट के तहत वो एक ऐसा अपने आप को काम करने के लायक भी समझें, वोकेशनल स्किल सीखें। वो है किशोरी शक्ति योजना। जननी सुरक्षा योजना तो डिलीवरी के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, बालिका समृद्धि योजना कुछ पैसों का फंड वगैरह जोड़ने के लिए। लेकिन 11 से 18 साल की बच्चियों के लिए उनकी नीड्स के लिए सेल्फ डेवलपमेंट करना, सेल्फ स्टीम को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम धाम सीखना, वो क्या है? किशोरी शक्ति योजना। तो ये था 2025 का पेपर। आई होप सो कि पेपर आपको अच्छा लगा हो। तो जो भी लोग बुक्स PDF ऑर्डर करना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।